हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन मटलानी। यहाँ पे मेरे चैनल पे हम शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये है हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है। सारे नोट सारे अपडेट्स आपको इन्हीं दोनों चैनल्स पे मिलेंगे। ज्वाइन करिएगा, फॉलो करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के आगे खत्म करते हैं कि तो चैप्टर का नाम था सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि सोशल पॉलिटिकल और इसके साथ साथ इकोनॉमिक मूवमेंट्स भी होते हैं कि जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर इशू पर डिस्कस करते हैं, लोगों का सपोर्ट गैदर करते हैं और गवर्नमेंट को ये बताते हैं, उनका अटेंशन उन प्रॉब्लम्स पे अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें खींचते हैं कि भाई देखिए सरकार ऐसा हमारे देश में चल रहा है, ये दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, लोगों की ये तकलीफ है, आप लोग प्लीज इसका समाधान निकालिए। उसके लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए गवर्नमेंट का अटेंशन चाहिए होता है, उसके लिए लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए पिछले चैप्टर में तो हमने समझ लिया था क्या है पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट बनाती है, ये सब हमने देख लिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मूवमेंट क्या होता है, राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है, ये भी आपको बताया था। प्रोटेस्ट रिस्पॉन्सिबली होने चाहिए। फिर मूवमेंट के बारे में ये आपको सारी डिटेल्स दी गई थी। ये आपका होमवर्क वाला पार्ट था, ये डायलॉग्स रीड करना। तो इस पे तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने ये मोमेंट वाला पार्ट अच्छे से समझ गया होगा तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पिछले जाकर के वीडियो जरूर देखिए। आगे मैंने आपको बताया था कि करीबन कुछ 4 या 5 या 6 तरीके के मूवमेंट्स जो कि इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ना कि देखो ये वीडियो मैं कल ही लाने वाली थी बट प्रॉब्लम हो गई, कल कुछ ग्लिच आ गया। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी स्क्रीन का कुछ इशू था और वो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। आज फिर से मुझे इस पे काम करना पड़ा है। मैंने नहीं तो कल आपको समझा दिया था। वैसे तो ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट और आई थिंक लेबर मूवमेंट तक मैंने कल खत्म किया था, बट अगेन वेरी सॉरी, कल का संडे सवाल भी रह गया, बट कोई बात नहीं, मैं खत्म कर लूंगी आपका सिलेबस आज और कल में 2 वीडियोस बना के। तो ट्राइबल मूवमेंट से शुरू करते हैं। मैंने आपको पूरी कहानी में इसकी समझाती हूँ। देखो ट्राइबल मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट था और ये कैसे शुरू हुआ ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब अंग्रेज इंडिया में राज किया करते थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया ये था कि इंडिया में जो जंगलों में ट्राइब्स रहा करती थी ना, वो क्या करते थे, उन ट्राइब्स को निकाल देते थे जंगलों से। उन ट्राइब्स को वहां से हटा देते, वहां जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उन्हें जंगल से निकाल देते थे। क्यों निकाल दिया था उन्होंने उनको? क्योंकि जंगल में ना कई बार ऐसे रिसोर्सेस मिलते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जिसको बेच के ना कमाया जा सकता है, जिससे बिजनेस किया जा सकता है कि। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और वो अक्सर परमिशन नहीं देते थे कि आप हमारे यहाँ के ये मिनरल्स, ये मेटल्स वगैरह सब निकाल के लेके जाओ, क्योंकि उससे अल्टीमेटली ना एनवायरनमेंट का नुकसान होता था। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे, देखो हम सब जानते हैं कि उनका जो तरीका होता था काम करने का वो बहुत ही क्रूअल, बहुत ही बेरहमी का हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, इनको पहले बोलते थे कि हम आपको कहीं और रहने की जगह दे देंगे, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं छीनेंगे, और फिर इनको टोटली डिस्प्लेस कर देते थे, निकाल देते थे। और इनका प्रॉब्लम क्या होता था कि क्योंकि ये लोग हमेशा से उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में रहे हैं, उसी पे निर्भर करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने दिन भर के गुजारे के लिए। तो क्योंकि इनसे इनका फॉरेस्ट छीन लिया गया, इनका घर छीन लिया गया, तो इनके अंदर एक गुस्सा आ गया। अब उनको बगावत करनी आई कि भाई हमारा जंगल है, हम इस पे रहते थे, हम यहाँ के रिसोर्सेस यूज करते थे, यहाँ के फल, यहाँ के जानवर, ये सब हमारे लिए खाना था, यहाँ की लकड़ी से हमारा घर चलता था, उससे हम अपना घर बनाते थे। तो देखो इसके लिए मैंने कल एक एग्जाम्पल आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और मुझे अभी भी वो एग्जाम्पल याद है कि मान लो कि आपके घर में अगर आके आपसे कोई कहे कि आपका इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, इस घर में जो सामान है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो हम अपने लिए रखेंगे, तो आपको कैसा लगेगा?
फिर आप भी बगावत करोगे कि भाई नहीं, इस पे हमारा हक है, ये हमारा घर है और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें हमारा जो अधिकार है वापस देना पड़ेगा। यही था पूरा ट्राइबल मूवमेंट, यही था पूरा सिनेरियो ट्राइबल मूवमेंट का, कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उन्होंने क्या किया, डिप्राइव कर दिया ट्राइबल लोगों को। डिप्राइव मतलब उनको उनको परे रखना, उन्हें उन्हें दूर रखना, उनसे छीन लिया जाना, वो सब चीजें जिस पर वो उनकी जिंदगी, उनका लाइवलीहुड निर्भर करता था, किन पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेस यानी जंगल में मिलने वाली चीजों पे। थस देयर वर अ ट्राइबल अपराइजिंग इन, कहाँ कहाँ, तो ये यहाँ पर नाम दिए हैं, कौन सी ट्राइब है, कोलम, कहाँ की है, छोटा नागपुर, कहाँ है ये, झारखंड में। फिर है गोंड, ये एक ट्राइब है, कहाँ की, ओडिशा की। कोली, भिल्ला, रामोशी, ये कहाँ की ट्राइब्स है, महाराष्ट्र। संथल और मुंडा कहाँ की है, बिहार। तो यहाँ पे जो फोटो दिया गया है ना, बिरसा मुंडा, ये लीडर थे इस मुंडा रिवॉल्ट के या मुंडा ट्राइबल स्ट्रगल के। तो ये ट्राइबल स्ट्रगल इन इंडिया फेसेस द, अच्छा, द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोस इयर्स। ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, आपको मैंने तो एज अ स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अंग्रेज आए, उन्हें उनके घर से निकाल दिया, फिर उन्होंने उनके लिए लड़ा, वही पूरा ट्राइबल स्ट्रगल था। पर चलो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है ये भी देखते हैं कि उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या थी, दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके घर पे आके आपको कोई बोले कि आपके घर पे आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होगी कि कोई आके कहता है कि आपके घर पे आपका अधिकार नहीं है, तो आप उससे बगावत के तौर पे क्या डिमांड करोगे। आपकी मेन डिमांड क्या रहेगी कि एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट। आपकी डिमांड रहेगी कि भाई नहीं, हमारा घर है, हम यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यही हमारे घर है, हमारा यही सोने आना जाना ठिकाना है कि। तो आपको, जिसको लगता है कि हमारा अधिकार नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा अधिकार है। तो यही इनकी भी डिमांड थी कि भाई आप कह तो रहे हो कि हमारा जंगलों पे अधिकार नहीं है, पर ऐसा नहीं है, हम यहीं पे रहते हैं, यहीं के आए हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। They should be allowed to collect products of their forest and also should have a right to cultivate on forest land. आपके घर पे जो आप आके कब्जा करेगा, तो आप भी उसको क्या बोलोगे बंदे को कि भाई नहीं, मेरा घर है, मेरा जो मर्जी, मेरे घर का जो सामान मैं इस्तेमाल करूं, कलेक्ट करूं, जैसे भी यूज करूं, मेरी मर्जी, और मैं अपने घर में क्या भी लाऊं, क्या भी उगाऊं। यही इनका भी डिमांड था, हमारा जंगल है, हमारे जंगल से हम जो चाहे कलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जंगल की जो जमीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उस पे हम जो चाहे कल्टीवेट करें। फिर आता है फार्मर्स मूवमेंट। ये तो हो गया ट्राइबल स्ट्रगल, अंग्रेजों की पूरी कहानी। अंग्रेज आए, बोला आपके जंगल नहीं है, निकल जाओ। इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा है, हमारे राइट को एक्सेप्ट करो। सिंपल स्टोरी है, स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, एग्जाम में लिखना बहुत इजी होगा। फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर कौन होते, खेती करते हैं जो, शेतकरी। तो फार्मर मूवमेंट इंडिया में कब से शुरू हुआ, अगेन ब्रिटिशर्स के जमाने से। अब अगेन इसमें भी ब्रिटिशर्स का काम था, इसी इसमें भी ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ गड़बड़ियां की थी, जिसकी वजह से फार्मर मूवमेंट शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी ना, उसकी वजह से, एग्रीकल्चर को लेके। अब वो इंडिया में आए थे, उनको दिखाई दिया कि भाई इंडिया में क्लाइमेट अच्छा है, इंडिया में अच्छी उपजाऊ जमीन है, इस पे अनाज उग सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को फोर्स किया कि अब आप जो अनाज उगाते हो ना, चावल, गेहूं, दाल, ये सब उगाने के बजाय आप हमारे लिए कैश क्रॉप उगाइए, कैश क्रॉप ग्रो करिए। तो कैश क्रॉप क्या होता है, जैसे वर्ड में है कैश, पैसा, कैश कमा सके, ऐसे ऐसे क्रॉप्स जिनको बेचकर पैसा बहुत आता हो। मतलब जो अनाज तो नहीं है जिससे पेट भर सके, पर उसको बेच के ना पैसा बहुत आता है, कैश क्रॉप है। अब वो कौन से होते हैं, उसमें आता है कॉटन, जिसपे कपड़ा बनता है आगे चल के, तो वो एक रॉ मटेरियल है कपड़े का। फिर उसमें इंडिगो आता है, जिसको यूज कलर के लिए करते हैं, इंडिगो कलर का नाम है। तो इंडिगो का जो प्लांट फूल है, उसको कलर के लिए यूज करते थे, तो वो एक प्रोडक्ट था, अगेन कैश क्रॉप था। फिर ओपियम था, अफीम कहते हैं जिसको, वो भी बहुत बहुत उन्होंने स्मगल किया इंडिया से चाइना और एशिया के अलग अलग देशों में।
उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च की थी तो वो तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बट उनकी यही एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी थी। अब एंटी एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि इंडिया का एक एग्रीकल्चर पैटर्न था, फार्मर्स का एक पैटर्न था कि भाई हम अनाज उगाते हैं, अपने देश में ही उस अनाज को यूज करते हैं। अब इनकी एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी की नहीं, अनाज नहीं उगाओगे तुम लोग उगाओगे कैश क्रॉप्स। तो इसके चलते क्या हुआ, बरदोली, चंपारण और ये बाकी सारे मूवमेंट्स वो भी रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट। तो सिर्फ इतना नहीं क्योंकि उनकी पॉलिसी एग्रीकल्चर के उलट थी, उनकी रेवेन्यू पॉलिसी तो उससे भी ज्यादा बेकार थी। तो मतलब आपने हो सकता है वो मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जहाँ पे अंग्रेज आते हैं, गरीब जो फार्मर्स होते हैं उनको मार के, उनके खेत वगैरह घर जला के, बहुत अत्याचार करके उनसे पैसा लेते थे। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है या टीवी पे देखने को मिलता है, ऐसा होता था। इतना बुरा तरीके से वो लोग रेवेन्यू अपनी टैक्स कलेक्ट करने के लिए इतना लोगों से बुरा बिहेव करते थे वो लोग। Though the farmers' movement were inspired by the thoughts of Mahatma Phule, Justice Rana Day and Mahatma Gandhi. तो देखो फार्मर्स मूवमेंट शुरू क्यों हुआ ब्रिटिश पीरियड की पॉलिसीज इसलिए क्योंकि ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसके चलते बरदोली चंपारण में रिवॉल्ट हुए, कुछ मूवमेंट्स हुए रेवेन्यू के अगेंस्ट की टैक्स आप लोग हमसे जिससे वसूलते हो, जितना आप हम पे टैक्स लगाते हो, रेवेन्यू लगाते हो, बहुत बड़ा है हमारा। आप जो हम कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, आप हमसे रुपए लेके जाते हो, 70 रुपए लेके जाते हो, हमारे पास 20 या 30 रुपए बचते हैं कि 20-30 रुपए में हम कैसे जिएंगे? आप हमसे 70-80 रुपए लेके जाओगे तो रेवेन्यू के अगेंस्ट। अब इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि हमको लड़ना है अंग्रेजों से, हमको लड़ना है एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज से, हमको अपने हकों के लिए लड़ना है। इसका आइडिया कहाँ से आया? महात्मा फुले का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को एजुकेट किया था, उन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए स्टैंड लिया था, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड लिया, उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए स्टैंड लिया। तो वहीं से इंस्पिरेशन आया कि अगर ये औरतों के लिए और लोअर कास्ट के अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं तो हम फार्मर्स भी अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं। फिर आते हैं जस्टिस रनाडे, उन्होंने भी औरतों के अधिकार के लिए लड़ा था, वहां से इंस्पिरेशन आई। महात्मा गांधी, उससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे। तो फिर उनका जो इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह था ना, वो फार्मर्स के लिए ही था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट। आई थिंक 1920 से थोड़ा पहले। तो ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, टेनेंसी लॉ, लॉ रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड एक्सेट्रा, द फार्मर्स मूवमेंट स्लोड डाउन। अब स्लो डाउन का क्या मतलब हुआ? देखो, अब मैंने आपको जो पहले एग्जांपल बताया कि आपके घर में आके कोई आपको बोले कि आपका घर पे अधिकार नहीं है, आप उससे लड़ लिए, आपने अपनी लड़ाई लड़ ली कि भाई ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है, और वो सामने वाला आपकी लड़ाई से तंग आके मान जाता है कि चलो ठीक है, मैंने तुमको तुम्हारा घर वापस दिया। अब उसने आपको आपका घर वापस दे दिया, आपकी शर्तें मान ली, आपकी डिमांड्स पूरी कर दी, उसके बाद भी क्या आप उससे लड़ोगे क्या? आपकी डिमांड तो पूरी हो गई, आप फिर भी उससे लड़ोगे, उसने मान लिया, फिर तो फिर आप स्लो डाउन हो जाओगे। वैसे ही हुआ कि एग्रीकल्चर के जो कानून थे, जो पहले जो एंटी एग्रीकल्चर वाली पॉलिसी इनकी चलती थी ना, जब वो पॉलिसी बदल के कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ बदलाव लाए गए एग्रीकल्चर के कानूनों में, जैसे टेनेंसी का कानून था, टेनेंट और रेंट पे देने का कानून था, फिर टिल्टिंग ऑफ लैंड रिलेटेड लॉज थे, ये सब आप नेट पे मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो जब रिफॉर्म आया तो इन्होंने स्लो डाउन कर लिया, भाई चलो ठीक है, हमारी शर्तें पूरी हो रही हैं। ये बात हो गई 1947 तक की। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अब। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कब? 60s 70s 80s के टाइम पे, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई थिंक 70s या 80s में से किसी टाइम पे था, 70s में था आई थिंक, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था जिसके चलते फार्मर्स मूवमेंट और एक्टिव और इफेक्टिव हो गया। तो पहले जो मूवमेंट स्लो डाउन अभी अभी हुआ था ना, अब वो मूवमेंट फिर से उठ खड़ा हुआ, फिर से एक्टिव हो गया, फिर से काम करने लगा। Though Green Revolution aimed at increasing agricultural production and achieving self-sufficiency in food grains, it did not benefit the poor farmers. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम क्या था पता है? उसका लक्ष्य क्या था, एम क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? हमको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ानी है और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है। किस चीज में? फूड ग्रेन्स के मामले में। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर देश में अनाज नहीं उगेगा
तो हमको अपने देश में लोगों का पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे देशों से अनाज को मंगाना पड़ेगा। ठीक है, मंगाना पड़ेगा, मंगा लिया चलो, पर अब वो बहुत महंगा पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या अच्छा होगा? हमारे देश में ही सफिशिएंट अनाज हो गए कि हमें किसी और से अनाज नहीं मंगवाना पड़े। वो हो गई सेल्फ सफिशिएंसी। फिर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब है कि जहां हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, मतलब जहां हम पहले सिर्फ 100 किलो गेहूं अगर उगते थे, सिर्फ 100 किलो गेहूं जो है ग्रो किया करते थे, तब अपने हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब हमें 1000 या 10,000 या 1 लाख किलो तक टन टनों में हमको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। इतना अनाज हमारे यहाँ पे ग्रो हो, जब जहाँ 100 किलो हो रहा था वहां 1000 किलो ग्रो हो, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना और सेल्फ सफिशिएंट बनना। लेकिन हो क्या रहा था ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो गरीब किसान थे उनको कोई फायदा नहीं मिला, तो इसीलिए फार्मर्स जो थे अब डिवाइड हो गए रिच और पुअर में। अब क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हताश थे, डिससेटिस्फाइड थे पुअर फार्मर्स, इसीलिए उन्होंने फिर से जो है फार्मर्स मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अब हमको वापस से फार्मर्स मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमको कुछ नहीं मिला। Appropriate price for agricultural products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendations of the Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy for agriculture, some of the demands of farmers movement. अब इनकी डिमांड क्या है? मूवमेंट तो शुरू कर दिया, मांग क्या रहे हो ये तो बता दो। आप बोलोगे कि भाई हमको हमारा हक चाहिए, तो पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा हक है क्या? तो इनका हक क्या था, इनकी डिमांड क्या थी? हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उगाते हैं, जो भी कुछ हमने ग्रो किया एज अ फार्मर, जो भी कुछ हमने ग्रो किया, हमें उसका सही दाम मिलना चाहिए। आप भी बोलोगे भाई मैंने मेहनत करी, मेरे को सही दाम मिलना चाहिए। आप एग्जाम में बोलते हो भाई मैंने 10 मार्क के लिए इतना अच्छा आंसर लिखा, 5 मार्क के लिए इतना अच्छा आंसर लिखा, फिर आपने मुझे 1-2 मार्क क्यों दी है? आप भी टीचर को जाके बोलोगे भाई सही मार्क दो, मैंने मेहनत की है। एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, भाई हमें एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करो। हम भी एक सेक्टर हैं, हम भी एक इंडस्ट्री हैं। आप टेक्नोलॉजी को एक इंडस्ट्री की तरह देखते हो कि अब मल्टी मल्टी कॉरपोरेशंस को देखते हो, पर हम भी एक इंडस्ट्री हैं। हमारे इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन है, एक हम कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में देश के, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। फिर स्वामीनाथन कमीशन थी एक, ये नाम है स्वामीनाथन कमीशन। ये कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई थी ये देखने के लिए कि एग्रीकल्चर का, फार्मर्स का इंडिया में क्या हाल है। तो वो हाल देखने के बाद इस कमीशन ने ना कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सुझाव दिए थे, भाई फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए ना ये सब चीजें इंप्लीमेंट करो, ये सब बदलाव देश में लेके आओ। तो फार्मर्स की डिमांड है कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं ना उन्हें लागू किया जाए। कर्जा, डेट, डेट को उस डेट में रिलीफ मिले, कर्जे में रिलीफ मिले। भाई 10%, 15%, 20% इंटरेस्ट लेते हो, कम करो थोड़ा, 5% लो, 10% लो। या फिर हमारा कर्जा माफ करो, क्योंकि मतलब समझ लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई तो हमारी पूरी खेती वगैरह बर्बाद हो गई, हम नहीं बेच के उसको कमा पाए, तो कमा नहीं पाए तो कर्जा नहीं उतार पाए, तो हमारा थोड़ा सा कर्जा माफ कर दिया जाए, ये डिमांड है। पॉलिसीज बनाई जाए एग्रीकल्चर के लिए देश भर में, यही सब डिमांड्स हैं इनके। फिर नाम दिए हुए शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था हर मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता लगाना पड़ेगा कि अगर आपको फार्मर्स मूवमेंट ज्वाइन करना है तो आपके यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिवली काम करती है फार्मर्स के लिए, तो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। फिर आता है लेबर मूवमेंट। Labor movement in India emerged in the background of industrialization. Textile industry, railway companies were established in India in the later half of 19th century. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम सुना है, जो यूरोप में आया था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब उसमें हुआ क्या ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करी कि जो काम लोग पहले हाथ से बुनाई का काम करते थे या बैलगाड़ी चला के ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, अब मशीनें बन गई। टेक्सटाइल की मशीन बन गई, रेलवे इन्वेंट हो गई, स्टीम इंजन बन गई, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी मशीनरी बनने लगी, इन्वेंट होने लगी। तो
वो क्या हुआ कि क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो अपने साथ ये सारी इंडस्ट्री सारी मशीनरी लेके आए। और ये कब की बात है? 1800 से लेकर के 1899, यानी जिसको हम बोलेंगे 19th सेंचुरी। तो इंडिया में भी इन्होंने क्या किया कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई, रेलवे की कंपनी शुरू की इंडिया में। लेटर हाफ ऑफ 19th में ना 1851 से 1899 के बीच में, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इंडिया में ना 1852 में मुंबई में रेलवे पहली ट्रेन चली थी, अगर आपको पता हो तो। आई थिंक वो चली थी यहाँ के कल्याण से लेके आई थिंक थाने के बीच में। तो 1852 में पहली ट्रेन चली। 1899 में पहली बार रेलवे के कर्मचारियों ने, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की या हड़ताल की अपनी डिमांड्स के लिए। अब ये डिमांड्स क्या थी पता नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कुछ भी, तो थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा। However, the first organization for resolving the issue of workers was established in 1920. देखो, मैंने आपको समझाया कि मूवमेंट होना चाहिए, हर मूवमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एक मूवमेंट है, वर्कर्स के इशू से हमको सॉल्व करने हैं। अब वर्कर्स का इशू सॉल्व करने के लिए मूवमेंट तो चल गया, ऑर्गेनाइजेशन भी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो चाहे पहली हड़ताल 1899 में हुई हो, लेकिन 21 साल बाद 1920 में पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। नाम क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। याद रखना मुश्किल नहीं है। ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में एक्टिव थी। किस बात की ऑर्गेनाइजेशन थी? व्यापार में है, ट्रेड है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रेड है, तो ट्रेड में काम करने वाले लोगों का यूनियन और उनकी कांग्रेस। ये बात कहां तक हो गई? 1947 तक। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के आजाद होने के बाद। लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली, ज्यादा असरदार हुआ। क्यों? अंग्रेजों के वक्त तक तो हम लोग दूसरे देश की सरकार के अंदर थे, अब तो हमारी अपनी सरकार बनाई गई है, हमने चुनाव करके वो सरकार बनाई है, तो वो सरकार हमारी तो सुनेगी, तो हमारा काम ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा असरदार होगा। 60s 70s 1960 70s में बहुत एजिटेशंस, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत सारे कहते हैं स्ट्राइक्स हुई थी। वर्कर्स के जो राइट हैं, वर्कर्स की जो डिमांड्स है ना, वो लेकर के बहुत सारे वर्कर यूनियंस, बहुत सारे वर्कर्स रास्तों पर उतरते थे, प्रोटेस्ट करते थे 70s में और 60s में। लेकिन 80s में ना ये बिखरने लगे, डिसइंटीग्रेटेड बिखरने लगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? ग्लोबलाइजेशन। एक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG करके, मैंने गलत लिखी है LP और G। तो इसमें G है ना, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी पहले इंडिया तक सीमित थी, मतलब यहाँ जो ग्रो होता है आप वही खा सकते हो, यहाँ जो ग्रो होता है वो यहीं पे यूज होगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी देश के बाहर का देश के अंदर नहीं आएगा। लेकिन फिर बाद में ना इस इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया गया कि भाई जो दूसरे देशों में बनता है अब वो भी हमारे देश में बिकेगा, जो हमारे देश में बिकता है वो हम बाहर एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों को भी बेचेंगे। ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी ओपन अप हो गई और लेबर मूवमेंट पे बहुत असर पड़ा। क्यों असर पड़ा? क्योंकि नए नए सेक्टर्स आए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आई, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिस खोली और वहां पर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स शुरू हुई। फिर क्या आता है? इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब हमने देखो फार्मर मूवमेंट में समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम लोगों ने फेस कर रहे थे, हमने फार्मर मूवमेंट में भी देखा ना कि क्या प्रॉब्लम्स थे। ये इनकी डिमांड्स थी, यहाँ पे ये देखा अभी। हाँ, तो अब ये देखते हैं कि वर्कर्स की क्या डिमांड थी। फार्मर की डिमांड देख ली, वर्कर की भी क्या डिमांड थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, भाई आज नौकरी है कल नहीं है, इसकी क्या गारंटी? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दोबारा रिन्यू होगा नहीं तो कहाँ जाऊंगा मैं? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, भाई जितना पैसा दे रहे हैं, 12 12 15 15 घंटे काम कर रहे हैं हम फैक्ट्री में, लेकिन जो पैसा दे रहे हैं ना उसमें हम अपना घर नहीं चला सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, भाई हमारे बॉस जो है, हमारे जो सीनियर्स हैं कंपनी में, हमारे फैक्ट्री के जो सीनियर्स हैं, हमारे सेठ हैं,
वो हमारे साथ बुरा बिहेव करती है। हम कहाँ जाए उनसे लड़ने के लिए? हमारा कोई लीगल प्रोटेक्शन हो, कानून बने हो, हमसे कैसे बिहेव करेंगे, हमें क्या राइट्स मिलते हैं, कितना मिनिमम हमको पगार मिलना चाहिए। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, भाई हमको पे तो 8 घंटे का कर रहे हैं पर हमसे काम 15 घंटे करा रहे हैं। कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड वर्किंग, कितने भी घंटे काम करवा रहे हैं और उतनी पगार भी नहीं दे रहे। इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, भाई पटाखों की फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, लेकिन पटाखों की फैक्ट्री में कहीं पे भी कोई भी आग लग सकती है, कभी भी आग लग तो सकती है, पर आग बुझाने के लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कुछ नहीं है, आसपास कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं है के, तो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है हमारी वर्क प्लेस जहां हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ सेफ्टी नहीं है। हेल्थ हैजार्ड है, भाई केमिकल की फैक्ट्री है, बहुत हैवी केमिकल्स हैं, लीड है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स हैं हमारी फैक्ट्री में, पर हमको कोई मास्क वगैरह नहीं दिए गए, तो हम वो इनहेल करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये वर्कर्स का प्रॉब्लम था कि हमारा हेल्थ हैजार्ड है। तो ये सब जो है ना, ये वर्कर्स की प्रॉब्लम थी जो वो फेस किया करते थे। फिर आता है वुमेन मूवमेंट। एक सेकेंड। सो आई होप आप लोगों को अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। अरे, सो आई होप अभी तक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ट्राइबल मूवमेंट क्या है, फार्मर मूवमेंट क्या है और लेबर मूवमेंट क्या है। आगे क्या बचा है, वुमेन्स मूवमेंट है हमारे पास, उसके बाद आगे है एनवायरनमेंट है, उसके बाद कंज्यूमर आता है कि। तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए अभी इतना ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहूँगी, अभी आपको मैं एक साथ 6 के 6 मूवमेंट्स के बारे में समझाऊंगी ना, तो सब मिक्सड अप हो जाएगा। तो एक काम करिए, जाइए जाकर के आराम से फिर से ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट और लास्ट में ये लेबर मूवमेंट पढ़िए। हम लोग अगले वीडियो में जो है वुमेन्स, एनवायरनमेंट और कंज्यूमर खत्म करेंगे। बाकी तो आपके लिए मैंने सारी लिंक्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की क्यूआर कोड भी आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं भी इसी के बिल्कुल पीछे वो रिकॉर्ड कर दूंगी और वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगी एक ही साथ, तो आपको मिल जाएगा। लिंक है चैनल की भी और क्या कहते हैं प्ले लिस्ट की भी। तो जाइए ज्वाइन करिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।